नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी पाथफाइंडर पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी तैयारी सही दिशा में सही मेंटोर्स की गाइडेंस के साथ शुरू कर भी दी होगी। नहीं की होगी तो अभी एनरोल कर लीजिए हमारे उड़ान बैचेस को। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में आपको मैं एक डेमो लेक्चर हम कह सकते हैं पॉलिटी का ये है, जहाँ पर मैं कुछ बेहद कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, जिसमें फेडरलिज्म क्या होता है, संघ व्यवस्था या संघवाद क्या होता है, ये समझाने वाली हूँ। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले डेमो सेशंस का डिस्क्लेमर, यानी कि ये प्लस लेक्चर नहीं है, ये प्लस का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको डेमो मिल रहा है। ये जो प्लस क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होंगी, जैसा कि आप मुझे अभी देख पा रहे होंगे। डिजिटल बोर्ड पर मैं फिलहाल आपको दिख रही होंगी। जो प्लस क्लासेस होंगी वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होंगी, अनअकैडमी का जो ऐप है वहां पर होंगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डेमो क्लास है, ये क्लासेस आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए है, आपको ये समझाने के लिए है कि किस तरह से पढ़ाई करते हैं हम। जो हमारे पेड कोर्सेज होते हैं उसमें हम किस तरह से पढ़ाते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप क्या ऑप्ट करने वाले हो। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर कि यहाँ पर जो आप देखने वाले हो, जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, केवल इतना ही नहीं होता। जब आप अनअकैडमी ऐप पर आते हो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे और फीचर्स भी मिलते हैं जो कि जनरली आपको सभी पेड क्लासेस में मिलते हैं। जैसे रेज हैंड का फीचर है, जहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ, मेरे साथ, बाकी एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। आप उनसे सवाल एक्चुअली पूछ सकते हो, राइट। तो ये सारे फीचर्स आपको, इस तरह के बहुत सारे और फीचर्स आपको पेड कोर्सेज में मिल जाते हैं। इसके अलावा प्लस क्लास के अगर फीचर्स की बात करूं दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले लाइव क्लासेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां पर जो भी जो क्लासेस हैं आपकी, वो आप लाइव देखते हो। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारे बेस्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। टॉप एजुकेटर्स, देखिए सीधी सी चीज़ है, आप ये जो देश का सबसे टफ एग्जाम है ना, हम कह सकते हैं टॉप सर्विसेज के लिए एग्जाम है, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन लोगों से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स या बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं हमारे देश के, उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। अगर मैं बैचेस की बात करूँ तो क्यूरेटेड बैचेस हैं जो कि सिंप्लीफाई कर देते हैं आपकी लर्निंग जर्नी को, आपके उद्देश्य, आपके गोल के लिए। हर सब्जेक्ट को डिटेल में आप पढ़ते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी लेक्चर वीडियोस मिलती हैं पूरे सिलेबस की, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए। प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा अपने लेक्चर में बोलती हूं, RRR, रीड, रिवाइज एंड रिटेन। तो आप पढ़ तो रहे हैं, आप उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगता है आपके प्रैक्टिस टेस्ट्स के द्वारा, जब आप अटेम्प्ट करते हो इन टेस्ट को, जो प्रैक्टिस आप करते हो। ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए वी हैव गॉट टेस्ट सीरीज ऑल्सो फॉर यू। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रेज हैंड का ऑप्शन है, जहां पर आपको डिटेल सोल्यूशन और क्विक सोल्यूशन मिल जाता है अपने किसी भी डाउट का अपने एजुकेटर्स के द्वारा। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को लग रहा था, हम कंफ्यूजन भी था, बच्चों से भी फीडबैक्स मिले, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये था कि बहुत थोड़े से टाइम में बैच ख़त्म हो जाएगा, अगर मुझे रिवीजन करना है तो मैं कैसे करूँ, दोबारा से एनरोल करना पड़ेगा। इन सभी समस्याओं का समाधान लेते हुए हम आपके पास आए हैं पाथफाइंडर का एक पास लेकर, जो कि आपको 24 महीनों तक, यानी अगले 2 साल तक पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज में एंट्री दिलाएगा। फिलहाल फ्रीडम ऑफर भी चल रहा है, जहां पर मात्र 19,999 यानी 20,000 में आपको एक्सेस मिल रहा है 30,000 से ज्यादा क्लासेस का। मतलब आपका पढ़ाई भी होगी, रिवीजन भी होगा, दोबारा भी रिवीजन हो सकता है। 60,000
घंटे कंटेंट जो लाइव और रिकॉर्डेड होगा, 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें 5,000 से ज्यादा मेंस, 7,000 से ज्यादा प्रीलिम्स के, सी सैट एटसेट्रा के। सी सैट के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं सी सैट की डिफिकल्टी को गॉज करने के लिए। केस स्टडीज मिलेंगी 500 से ज्यादा एथिक्स की, करंट अफेयर्स मिलेंगे जिसमें आपको जिस्ट ऑफ ARC, फॉरेस्ट सर्वे एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। सभी ऑप्शनल कोर्सेज में भी आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा इस पास के द्वारा। माइंड मैप्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और इस सबका एक्सेस आपको अगले 2 साल के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते ही मिल जाएगा पाथफाइंडर पास के द्वारा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फेडरलिज्म की, संघवाद की। तो हमें पहले संघवाद समझना है और फिर हम उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। क्या भारत एक संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है, क्या फीचर्स हैं संघवाद के, इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले फेडरलिज्म शब्द समझना है, फेडरलिज्म को समझना जरूरी है। फेडरलिज्म एक्चुअली है क्या, संघवाद एक्चुअली है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से इवॉल्व हुआ है। अगर एसेंशियली बात करें तो फेडरलिज्म एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलग अलग सेट ऑफ पॉलिटीज को अकोमोडेट करता है, एक साथ ले आता है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, जैसे भारत जैसा जो राष्ट्र है, भारत जैसा जो देश है, इतना बड़ा, मतलब ज्योग्राफिकली भी बड़ा है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत डाइवर्स हम देश हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो रीजनल लेवल पे पॉलिटी है और जो राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिटी है, उनको साथ लाना, ये वो मैकेनिज्म है जो इनको अकोमोडेट करता है। ठीक, जो कि रीजनल लेवल पर है और जो नेशनल लेवल पर है। ठीक, तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को अकोमोडेट करता है, अलग लेवल ऑफ पॉलिटीज को, गवर्नमेंट्स को अकोमोडेट करता है फेडरलिज्म। बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूं तो फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर, अलग अलग लेवल पे पावर का बंटवारा। जैसे कि अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, वैसे तो हो गया रीजनल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, रीजनल और नेशनल हो गया, है ना। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो रीजनल को हमने सब डिवाइड किया हुआ है। एक तो नेशनल लेवल पर हो गया, रीजनल में वी हैव स्टेट, और स्टेट के अंडर ही वी हैव लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। तो 3 तरह की गवर्नमेंट्स, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को अकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट्स हैं हर स्तर पर, हमारे यहाँ 3 स्तरीय है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, नेशनल, लोकल और नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर, जहां पे पंचायत म्युनिसिपैलिटीज हैं। क्या ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर? नहीं। फेडरलिज्म में ये गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमस होती हैं, स्वायत्त होती हैं, अपने में संपूर्ण होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। फेडरलिज्म में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दे भी दिया। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अधिकतर जो फेडरल कंट्रीज होती हैं, जैसे USA हो गया, अमेरिका है, उनमें सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो रीजनल गवर्नमेंट है और एक नेशनल गवर्नमेंट है। तो जो नागरिक हैं यहाँ के, उनकी भी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। रीजनल मतलब डुअल सिटीजनशिप, जिस रीजन या स्टेट की बात करें वहां की नागरिकता भी है और पूरे USA की नागरिकता भी है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं अगेन, तो हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई रीजनल आइडेंटिटी नहीं है। हमारे देश में इतने राज्य हैं, सभी राज्य के जो लोग हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक रीजनल आइडेंटिटी है, लेकिन हमारी रीजनल आइडेंटिटी के साथ वो नागरिकता नहीं है, हमारी वो सिटीजनशिप नहीं है, रीजनल आइडेंटिटी है। जैसे गुजराती, झारखंडी, बिहारी, हरियाणवी, है ना, महाराष्ट्रियन, ये रीजनल आइडेंटिटीज हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर सिटीजनशिप, नागरिकता की बात करें तो हम क्या हैं? हम सब गाइस, ये थोड़ा सा मुझे अकोमोडेट करना पड़ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, ठीक है, हम भारतीय हैं। और यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जो हर लेवल ऑफ पॉलिटी है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी, नेशनल लेवल पर है पूरे देश के लिए, फिर स्टेट लेवल पर है हर राज्य की, एंड देन स्टेट में क्या है?
लोकल लेवल पर है, जिसमें रूरल और अर्बन आ जाता है ना। हर लेवल जो है उसकी अपनी डिस्टिंक्ट पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर फेडरल की बात करें तो दे आर इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है। भारत की बात करें तो हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा टिल्ट दिखाता है सेंटर की तरफ, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नाउ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं जो भारत को एक संघीय राज्य बनाते हैं। अब मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले एक चीज बोली कि हमारे यहां टिल्ट देखने को मिलता है केंद्र की तरफ, तो हम क्या फेडरल कंट्री हैं? क्या हम अपने आप को एक फेडरल राष्ट्र बोल सकते हैं? नहीं, हम फेडरल नहीं है। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे देश में भी देखने को मिलते हैं, जो हमने अकोमोडेट किए हैं, जो हमारे यहां पर भी हैं प्रावधान, लेकिन हमारा जो फेडरलिज्म है उसको क्वाजी फेडरलिज्म बोलते हैं। अर्ध संघीय व्यवस्था, प्रॉपर संघीय व्यवस्था नहीं है, कंप्लीट फेडरल नहीं है। इसके रीजंस भी हैं। ठीक है, हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो टिल्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की तरफ झुकाव देखने को मिलता है, और अलग अलग सिचुएशंस में वो पता भी लग जाता है। ठीक है, पर आज के सेशन में मुख्य रूप से फेडरलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, और भारत के जो फेडरल प्रोविजंस हैं जो भारत को एक संघीय राज्य बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो प्रावधान है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है। किसी भी फेडरल कंट्री का संविधान जो होगा वो लिखित होगा, और जो संविधान होगा वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा, सुपीरियर होगा सबसे, उसके अनुसार ही सब कुछ वहां पर उस देश में होगा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चीजें, राइट। इसके बाद रिजिडिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ? जब एक फेडरल राज्य की हम बात कर रहे हैं, फेडरल देश की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग पॉलिटी हैं, रीजनल है और नेशनल पॉलिटी है, उनको अकोमोडेट करने का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ठीक है, अब ऐसे में अगर एक पॉलिटी, लेट्स से द नेशनल पॉलिटी हैज ऑल द पावर टू चेंज, ब्रिंग इन चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है, सब कुछ खुद से कर सकती है, तो क्या वो दूसरा जो सेट ऑफ पॉलिटी है, रीजनल पॉलिटी, उसको वो अधिकार मिल रहा है? क्या उसके पास वो अधिकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिजिडिटी का मतलब यहां पर, तो ये तो वो हुआ ना कि अपने मर्जी से नेशनल जो सेट ऑफ पॉलिटी उसने सब कुछ चेंज कर दिया, ऐसा फेडरल सिस्टम में नहीं होता। तो नॉर्मली जो जिस भी देश का संविधान होता है उसमें संशोधन करने होते हैं। अगर भाई सोसाइटी बदल रही है, समाज बदल रहा है, जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की वो बदल रही हैं, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स के अकॉर्डिंग अमेंड करना पड़ता है संविधान को सोसाइटी में आने वाले बदलावों के अनुरूप। ऐसे में संशोधन करने का अधिकार केवल एक स्तर की सरकार को हो, एक लेवल को हो, तो वो हो जाता है फ्लेक्सिबल, मतलब वो आसानी से उसको बदल सकते हैं, बहुत आसानी से उसको बदला जा सकता है। लेकिन जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, आराम से बदलाव आ जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। जब हम कठोरता की बात करते हैं, जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि संविधान में संशोधन करने के लिए एक लिखित प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर के तहत होगा, और इतना आसान नहीं होगा। मतलब जो रीजनल पॉलिटीज हैं उनकी भी सहमति चाहिए, जो कि भारत में देखने को मिलता है। जब भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है दोस्तों, जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो हमारे देश में, हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट या संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दी हुई है एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, संसद की साधारण बहुमत के द्वारा। संसद में जैसे नॉर्मल विधेयक पास होते हैं ना, उस तरह से नॉर्मली पारित करके इसको संशोधित कर दिया जाता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, लेकिन आर्टिकल 368
368 जो संविधान में बात करता है संशोधन की, इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या दिया गया है? एक प्रक्रिया दी गई है, एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, प्रोसीजर अंडर विच देयर वुड बी अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट लाने का, 2 संशोधन करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। लेकिन पहला पॉइंट प्रोसीजर दे दिया, देयर विल बी अ प्रोसीजर, एक प्रक्रिया होगी जिसके तहत संविधान में संशोधन होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसीजर में भी क्या दिया हुआ है? स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब साधारण बहुमत से नहीं होगा, 2/3 बहुमत से होगा। मेजॉरिटी कभी हम अगली कोई क्लास होगी उसमें भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा जो फेडरल फीचर्स हैं, मतलब जो राज्यों की जो पॉलिटी है, राज्यों को प्रभावित करने वाले प्रावधान हैं, अगर उसमें पार्लियामेंट, उसमें संसद संशोधन करना चाहती है तो राज्यों की सहमति भी चाहिए। फेडरल प्रोविजंस के लिए स्टेट असेंट भी चाहिए। मतलब प्रोसीजर तो है ही, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए पार्लियामेंट की, दोनों सदनों की अलग अलग, लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग। इसके साथ साथ जो राज्य हैं, हमारे देश के सभी राज्यों में से आधे राज्य, 50% स्टेट्स को अपनी सहमति देनी होगी, उसके बाद ही वो संशोधन आगे बढ़ेगा या संशोधन होगा। तो ये क्या हुआ? दिस मीन्स इट इज नॉट दैट सिंपल। सीधा सीधा संशोधन नहीं हो रहा है कि बस आराम से हमने सोचा संशोधन कर देंगे, संशोधन हो गया। विच मीन्स क्या है? रिजिडिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर है ये। ठीक है, अगला डिवीजन ऑफ पावर्स, इसके बारे में तो हमने बात की ही है। पावर्स का बंटवारा होता है, इंडिपेंडेंट होती हैं पावर्स। जैसे हमारे यहाँ पे शेड्यूल 7 है, 7वीं अनुसूची है, जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करती है, जिसमें यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसमें केवल राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। यहाँ पर जब टिल्ट की हम बात करते हैं तो एक छोटा सा, एक कह सकते हैं कि विंडो दे दी गई है पार्लियामेंट को। अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव इस संबंध में पारित कर दे और ये लगे देश हित में आवश्यक है, तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र लॉ बना सकता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन है उसमें, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स भी देखने को मिल गया। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, जैसे यूएसए में फेडरल कोर्ट है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, इट इज इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी, स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका। इंटीग्रेटेड, सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, देन हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देयर इज बैलेंस ऑफ पावर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन जजेस की नियुक्ति को लेकर तो खैर बहुत बवाल मचा ही, अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा। जजेस की नियुक्ति हो, उनके ट्रांसफर की बात हो, जो भी स्टाफ है जुडिशरी का, वो सब जुडिशरी खुद से निर्धारित करती है। इंडिपेंडेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंस है। आगे बहुत डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो एक क्या कर रही हूं मैं, आपको सिर्फ समझा रही हूं कि इस तरह से पढ़ा जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे मैंने रिजिडिटी आपको समझा दिया है, मोर और लेस, वो आपको समझ में आ भी गया होगा। हो सकता है आपको दिक्कत भी स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में हो रही हो, कुछ लोगों ने पढ़ रखा हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ रखा हो। तो अगर आप प्लस क्लास में होते मेरे साथ तो आप रेज हैंड कर सकते थे और मुझसे वो सवाल वहां पूछ सकते थे, पर अभी तो मैं डेमो दे रही हूँ आपको, है ना। तो ऐसे जो डाउट्स आपके दिमाग में आएंगे पढ़ते हुए टॉपिक्स को, उनको आप वहीं के वहीं क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिखित संविधान की। तो पहले तो संविधान समझ लेते हैं, लिखित और अलिखित संविधान, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 तरह का होता है, रिटन, अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखित, लिखा हुआ है ना। अनरिटन का मतलब लिखा हुआ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अनरिटन का मतलब होता है कि वो कंपाइल टुगेदर नहीं है, मतलब लॉज हैं, कुछ लॉ एक्ट्स हैं, वो अलग अलग समय पर बनी है, दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अनरिटन, मीन्स
लिखा तो है लेकिन एक कंपाइलेशन नहीं है। जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे हमारे राइट्स हैं, कैसे काम सरकारें कैसे काम करेंगे, सब कुछ एक ही जगह पर है। ऐसे हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, जो देश के लिए हम कह सकते हैं सर्वोच्च महत्ता वाली पुस्तक है। ठीक है, नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस, इंडिया, अनरिटन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनरिटन है, बता ही दिया मैंने आपको कैसे होगा। नाउ अब हमने बोला कि भाई देखिए अलग अलग सेट ऑफ पॉलिटीज को अकोमोडेट करने वाला मैकेनिज्म है फेडरलिज्म। तो ऐसे में जब अलग अलग पॉलिटीज हैं उनको वो अकोमोडेट कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि उनके पास ऑटोनॉमस पावर्स भी हैं, उनके पास अपनी पावर्स हैं, अपने फंक्शंस हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर किसी ने मौखिक रूप से या कहीं ऐसे लिख दिया, ऐसे ही बता दिया, तो क्या उसकी इतनी वैल्यू होगी? नहीं। लेकिन अगर वो सेट ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी चीजें उन दो पॉलिटी को अकोमोडेट करने के लिए उनको एक ऑटोनॉमी देती हैं, वो अगर लिखी हुई हैं तो इट विल बी मोर वैल्यूएबल। मतलब नॉट जस्ट वैल्यूएबल, आई वुड से इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल, ताकि कंफ्यूजन्स कम हो कि भाई ये किसकी पावर है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र का अधिकार है ना, ये राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्यों को करना है, लिखा हुआ है। तो यहां पर जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे दो हम सेट कर रहे थे ना, रीजनल और नेशनल की बात कर रहे थे ना हम, तो वो जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो जनरली लिखित संविधान में लिखा होता है। ठीक है, विच इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम, और वो जो लिखा हुआ है ना जहां पर संविधान में, वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। ठीक है, इसके अलावा ना केवल लिखा होता है, बल्कि ये जो संविधान है ये सोर्स ऑफ पावर भी होता है दोनों सेट्स ऑफ गवर्नमेंट को, क्लियरली डिफाइंड होती हैं। ये इनका अधिकार है, ये उसका अधिकार है, ये रीजनल जो पॉलिटी है उसको ये अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार क्षेत्र हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, नेशनल की ये है, और ये मान्य होता है क्योंकि सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो पूरे देश के लिए आवश्यक होते हैं, दे कंसर्न द नेशन एज अ होल, जैसे कि करेंसी, जैसे कि डिफेंस किसी देश का, ये महत्वपूर्ण है। अब डिफेंस के लिए हम राज्यों पर निर्भर नहीं कर सकते, या करेंसी को मेंटेन करने के लिए हम अलग अलग राज्यों पर निर्भरता नहीं रख सकते। ये वाले जो टॉपिक्स हैं पूरे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये जिम्मेदारी होती है यूनियन या सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट की। ठीक है, वैसे तो डिवीजन ऑफ वो हो गया, पूरा पावर्स बट गई हैं, सोर्स ऑफ पावर दे दी है इसको और पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार या नेशनल गवर्नमेंट के अधीन ही होते हैं। इसके अलावा जो रीजनल या लोकल मैटर्स होते हैं, अलग अलग राज्यों की समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों के इश्यूज हैं, है ना, या जो लोकल मैटर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, ये मेंशन्ड होता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम भारतीय संविधान में फेडरलिज्म की बात करें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी इस शब्द फेडरेशन या फेडरलिज्म का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे देश में, या हम कह सकते हैं देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ फेडरलिज्म, कुछ ऐसे प्रावधान हैं संघीय व्यवस्था के, संघवाद के, जो हमने अडॉप्ट किए हैं, जो हमारे देश में लागू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संविधान कहीं पर भी फेडरेशन या फेडरलिज्म की बात नहीं करता। हमारे संविधान में क्या दिया गया है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया यानी कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों की यूनियन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहता। और जो स्टेट्स और टेरिटरीज हैं वो पहली अनुसूची में दी गई हैं। अब इसको लेकर क्वेश्चन उठा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से। ये सवाल उठा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब गठित हो रहा था कि भाई यूनियन ऑफ स्टेट, हमने फेडरल फीचर्स ऐड किए लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया। तो यहाँ पर
हमारे जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे या हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि वी आर यूजिंग द वर्ड यूनियन फॉर टू रीजंस। दो कारण है जिसकी वजह से हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पहला, फेडरेशन इज काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट, समझौता होता है, लेकिन भारतीय राज्य जो भारत के साथ आए हैं, जो भारत की यूनियन का हिस्सा हैं, वो किसी समझौते के तहत नहीं आए हैं, वो किसी भी समझौते अग्रीमेंट के तहत नहीं आए हैं, क्योंकि अग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है। वो अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, ये जो राज्य भारत की यूनियन का हिस्सा हैं, ये सिसीड नहीं कर सकते यूनियन से, ये यूनियन को छोड़कर अलग नहीं हो सकते। इस वजह से हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन या फेडरलिज्म। दो हम टिल्ट देखते हैं सेंटर की तरफ, लेकिन हमने बहुत सारे, जैसा हम देख भी रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के जो हमारे यहां पर भी लागू होते हैं। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए, वैसे तो हमने जो डुअल जो गवर्नमेंट है, उसकी पावर्स, फंक्शंस, उसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, सब कुछ स्पेल आउट कर दिया है, लिखा हुआ है संविधान में। ये भी फेडरल फीचर का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद भी देयर कैन बी सम डिस्प्यूट्स, कई बार डिस्प्यूट्स हो सकते हैं केंद्र राज्यों के बीच में पावर के बंटवारे को लेकर, कि राज्य सरकार का अधिकार है कि केंद्र सरकार का अधिकार है, ऐसा हो सकता है। ऐसे में अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो और वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय, नेशनल सेंटर जो है बेसिकली, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो, उसकी तरफ बायस्ड हो, तो डिसीजन क्या होगा? बायस्ड है तो केंद्र की तरफ जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, अपनी एक पावर है उसकी जो संविधान से उसको मिलती है, तो वो काम करती है डिस्प्यूट को सेटल करने का। किसी भी तरफ बायस ना होके कानूनों के आधार पर डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। ठीक है, जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो रिजॉल्व कर दे जो भी डिस्प्यूट्स हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच में ऑन लीगल मैटर्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। जो लीगैलिटी है डिवीजन ऑफ पावर की, उसको लेकर अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो क्या, डिस्प्यूट्स हैं, अगर लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है, जो कि संविधान ने जुडिशरी को दी है। ठीक है, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण फीचर है फेडरल सिस्टम का, जो भारत में भी देखने को मिलता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हमारे एपेक्स पर है, देन हाई कोर्ट एंड देन लोअर कोर्ट्स। देन कम्स डिवीजन ऑफ पावर, जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, उनका बंटवारा। नाउ दो सेट ऑफ गवर्नमेंट हैं, दो सेट ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी भारतीय संविधान के द्वारा। दो सेट ऑफ गवर्नमेंट थी। जब संविधान लागू हुआ 1950 में या 1949 में जब बनकर तैयार हुआ, तब देवर टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नेशन के लिए, पूरे देश के लिए, जिसको केंद्र सरकार कहा गया, और राज्यों के लिए या हर यूनिट के लिए, जो राज्य थे या जो यूनिट्स थी उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट, राज्य सरकारें। लेकिन 73वें संविधान, 73-74वें संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट के द्वारा एक तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, विच इज द लोकल गवर्नमेंट, इसको भी ऐड कर दिया गया, जिसमें रूरल अर्बन गवर्नमेंट्स को लिया गया। रूरल के लिए पंचायत और अर्बन के लिए म्युनिसिपैलिटी। तो अगर आज की स्थिति में कहें कितने सेट ऑफ गवर्नमेंट्स हैं? 3। क्रिएट कितनी की गई थी? 2। ग्रास रूट लेवल पे या सबसे निचले दर्जे का जो व्यक्ति है, निचले दर्जे का एज इन द ग्रास रूट लेवल, गांव का बंदा, किसी मोहल्ले में रहने वाले लोग, जो गांव का व्यक्ति है, वो कैसे इन्वॉल्व हो गवर्नेंस में, वो कैसे हिस्सेदारी कैसे हो उसकी सरकार के साथ, वो कैसे कनेक्ट करे, उसके लिए लोकल स्तर पर सरकारें बनाना अनिवार्य था, जो कि गांधी जी का सपना भी था कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। डायरेक्टली वो अपनी बातें, अपनी समस्याएं का निपटारा कर सके,
वो खुद से फील कर सके द पर्सन इज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब उसमें आप कहोगे कि मैम वो तो स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभाओं के, तब भी पार्टिसिपेट करता है, जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के तब भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन क्या वो सीधे सीएम के पास या सीधे पीएम के पास जा सकता है अपनी समस्या को लेकर? नहीं जा सकता। लेकिन अगर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है, उसके गांव में पंचायत है, एक बॉडी है, शहरों में म्युनिसिपैलिटी है, मेयर है, काउंसलर्स हैं, पार्षद जिनको बोलते हैं लोकल लेवल पे, पंच गांव में, तो उसके पास तो समस्या लेकर जा सकते हो ना अपनी, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। तो डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन हो गया और आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। तो आप पार्टिसिपेट स्टेट और नेशनल पे भी कर रहे हो, लेकिन लोकल लेवल पे गवर्नमेंट आपके आसपास है, आपका इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, ठीक है। तो अब देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तीनों को ही अब संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इनके क्लियरली आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ एक्टिविटी, इनको क्या करना है, केंद्र सरकार क्या करेगी उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, राज्य सरकार क्या करेगी उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मानसून सत्र में आपने देखा ही ना, कितने सारे नए बिल्स आए हैं, कुछ एक्ट्स बन गए। दिल्ली सर्विसेज एक्ट, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया, उन्होंने उसको साइन कर दिया है, दिल्ली सर्विसेज एक्ट पारित हो गया है, बदलाव आ गया है। तो ये वाली अधिकार है ना, इस तरह के जो अधिकार हैं, और भी जो बहुत सारे बिल्स आए हैं, वो सब क्योंकि किसका, केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। जब राज्य की विधानसभाएं कोई कानून बनाती हैं या कोई पॉलिसी लेकर आती हैं या कुछ चेंजेस करती हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस तरह से यहां पर ये काम होता है। नाउ अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, हमने कहा भाई बहुत क्लियरली सेटल्ड एरियाज हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट आ जाए कि भाई ये जो पावर है, कोई एक्स पावर जो है या वाई पावर जो है, वो किसके अंडर आएगी, किसके कंट्रोल में होगी, यूनियन के अंडर कौन सी पावर्स हैं और स्टेट्स के अंडर कौन सी पावर है, इसको लेकर डिस्प्यूट आ जाए कि केंद्र कहे ये तो हमारे अधिकार के उसमें आता है, अधिकार क्षेत्र में, और राज्य कहे हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये वाला डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, जुडिशरी, न्यायपालिका। और न्यायपालिका इनको रिजॉल्व करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुरूप इनको रिजॉल्व किया जाता है। ठीक, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ साथ क्लियरली डिमार्केट करता है सब्जेक्ट्स भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बता दिया है कि ये अधिकार केंद्र का है, ये अधिकार राज्यों का है, नहीं, सब्जेक्ट्स भी डिमार्केट किए गए हैं हमारे संविधान में। तो और इस वजह से हम, दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस, या एक कारण ये भी है कि हम वी आर द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट, एलिफेंटाइन साइज, इतना बड़ा सा, क्योंकि सब कुछ डिटेल में दिया गया है, सब कुछ बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट करता है कि कौन से जो पावर्स हैं या कौन से डोमेन्स, एक्सक्लूसिव डोमेन्स को बताता है कि भाई कौन से जो डोमेन्स हैं वो यूनियन के अंडर आएंगे और कौन से राज्यों के अंडर आएंगे, कौन से चीज़ों में राज्य कानून बनाएगा, किन चीज़ों में केंद्र कानून बनाएगा, ये क्लियरली डिफाइंड है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अनुसूची 7 में हम देखते हैं इसको। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये आपको आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। कैन यू ऑल सी इट? अभी दिख रहा है? हाँ, नाउ वी कैन सी इट, राइट, नाउ वी कैन सी इट, परफेक्ट। तो यूनियन लिस्ट में आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, अरे अभी आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, है ना। तो यूनियन में आप देखेंगे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, ये सारे वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए जरूरत की चीजें होती हैं, है ना। डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, है ना, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इन पर कौन कानून बनाता है? केंद्र। देन कम स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, इसके अलावा लिकर, लैंड, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट पब्लिक सर्विस, एटसेट्रा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर राज्य सरकारें, आपने देखा होगा लैंड के रेट्स,
अलग अलग होते हैं राज्यों के हिसाब से। लिकर के रेट्स स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, इस तरह से। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट भी है, एक तीसरी अनुसूची भी है जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो दोनों, जिस पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, है ना, या फिर फॉरेस्ट, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन, सक्सेशन, इस पे दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो कि केंद्र सरकार के अंदर अधीन आना चाहिए कि राज्य सरकारों के अधीन आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं कवर नहीं किए गए हैं, कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा नहीं होते, तो उनको रेसिडुअरी बोलते हैं। अभी जो रेसिडुअरी टॉपिक्स हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे साइबर लॉज आ जाएं, है ना, भाई वो नहीं था उस समय, साइबर लॉज ऐड कर दिए गए, तो अभी रेसिडुअरी में चलेगा। रेसिडुअरी पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अगर आज की स्थिति में प्रेजेंट डे बात करूं तो हमारी जो लिस्ट है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 97 थे, ओरिजिनली 97 थे, 3 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। शफलिंग हो जाती है, संशोधन करके हो जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 है, ओरिजिनली 47 थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इज डन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइंड है भाई, इन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, इन पर राज्य, इन पर दोनों बना सकते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि दोनों बना सकते हैं, और लेट्स से एजुकेशन पे, लेट्स से हेल्थ पे दोनों ने ही कानून बना दिया, तो किसका कानून चलेगा? 2 कानून बन गए ना, राज्यों को भी अधिकार है, केंद्र को भी अधिकार है, तो किसका कानून वैध होगा, किसका लागू होगा? तो इसका आंसर है, जहां पर दोनों केंद्र और राज्य लॉज बना सकते हैं, अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट, या तो दोनों जो कानून है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो सही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसे केस में जो सेंट्रल लॉ है, जो केंद्रीय कानून है, वो प्रिवेल करेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, प्लस में आएंगे वहां बताऊंगी, एक छोटा सा कैच यहां पर भी है, ठीक है। इसके अलावा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन नहीं है तीनों में से किसी भी अनुसूची में, वो किसको दिए गए हैं? केंद्र को दिए गए हैं। नाउ, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, तो ये तो फेडरल फीचर्स आ गए। अब जो भारतीय फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं टिल्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर। तो भारतीय संघवाद को कहा जाता है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है? ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आना भी चाहिए था, और आई होप आया भी होगा। अगर हम प्लस क्लास में होते तो डेफिनेटली आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया होता, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा इसको तो। चलिए, हमारा जो संघ व्यवस्था है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्यों है? तो ये जनरली एक्सेप्ट भी किया जाता है कि भारतीय संविधान ने एक स्ट्रॉन्ग केंद्रीय सरकार को क्रिएट किया है। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो ज्योग्राफिकली भी बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटीज हैं, और जब हम आजाद हुए थे या उससे पहले भी या आज की स्थिति में भी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं इस देश में। उस समय जब आजाद हुए, वी वर काइंड ऑफ बैंकरप्ट, वी वर लूटेड, देयर वर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, देयर वर इलिटरेसी, है ना। इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे थे जब ब्रिटिशर्स से हमने आजादी प्राप्त की, और आज भी हैं सोशल प्रॉब्लम्स, आज भी हैं। बट उस समय जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको ये पता था कि हमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, लेकिन ऐसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो इन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करे। तो जहां एक तरफ यूनिटी वाज वन ऑफ द कंसर्न्स, देश की एकता एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था कि देश एकजुट रहे, देश की एकता कोई भी खंडित ना कर पाए। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बिलीव करते थे कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं देश की, उनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग केंद्रीय सरकार की आवश्यकता पड़ेगी जो कि काम करेगी इन कोऑपरेशन विद द स्टेट्स, जिसके कारण
जो फोर फादर्स थे हमारे, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिसाइडेड टू हैव अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? आई ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट टू यू। जैसे पॉवर्टी, लिटरेसी, इनइक्वालिटी, ये सब समस्याएं थी, है ना। अब इन समस्याओं को इराडिकेट करने में, इन समस्याओं को मिटिगेट करने के लिए हमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अब लेट्स से दो राज्य हैं, ठीक है। एक राज्य है जिसमें पॉवर्टी इज द मेजर प्रॉब्लम, ठीक। एक राज्य है जहां पर इलिटरेसी इज द मेजर प्रॉब्लम। लेकिन मेजर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पॉवर्टी, इलिटरेसी वाले राज्य में पॉवर्टी नहीं है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नहीं है, या पहले राज्य में जहां पे लिटरेसी है, वहां जहां पे पॉवर्टी है वहां पे लिटरेसी नहीं है। ये सब समस्याएं हैं, ये सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या सोशल इकोनॉमिक इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, जिनको रिजॉल्व करना आवश्यक था। अब ऐसे में अगर राज्यों को दे दिया गया अधिकार कि आप अपने हिसाब से कीजिए, तो जो मेजर समस्या उस पर पहले फोकस किया जाएगा, और जो सेकेंडरी, थर्ड लेवल की हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। तो क्या उससे ओवरऑल पूरे देश की जो समस्याएं थी, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, वो रिजॉल्व हो जाती उस समय, जो कि बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो ऐसे में एक प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी, जो कब होती? जब एक स्ट्रॉन्ग केंद्रीय सरकार बनती, जब स्ट्रॉन्ग सेंटर होता, सेंटर वो पॉलिसीज बनाता जो पूरे देश के लोगों पर, सभी राज्यों में लागू होती, क्योंकि जनता का हित करना है, ये समस्याएं खत्म करनी है। तो पूरे देश में लागू होंगी, सभी राज्यों में लागू होंगी विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट्स, ताकि इनसे हम मिटिगेट कर सकें, इनको हम इराडिकेट करने की तरफ प्रयास कर सकें, इराडिकेट कर सकें, ठीक है। ये जो कंसर्न था, मतलब मेजरली दो कंसर्न्स थे। एक तो यूनिटी, भाई देखो ऑलरेडी इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की हैं। डेफिनेटली जब हम प्लस क्लास में पढ़ेंगे तो वो क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है, तो और डिटेल में पढ़ते हैं उसको हम। पर यहाँ आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे, जिसमें ये भी कहा गया था कि बिकॉज ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ छोटे छोटे प्रांत से डिसइंटीग्रेशन का खतरा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनिटी, देश की एकता, एक मेजर कंसर्न था कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बनेंगे। केंद्र सरकार के पास एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा पावर होगी, ठीक है, पहला। और दूसरा, डेवलपमेंट, जो विकास है देश का, उसमें कहीं से कोई कमी ना आए, जिसकी वजह से हमारे जो मेकर्स थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। हमारे देश में फेडरल फीचर्स के साथ साथ केंद्र को विशेष अधिकार दिए गए, या केंद्र के पास कुछ कह सकते हैं कि झुकाव देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो हम पढ़ेंगे नहीं आज, पर फिर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी प्रोविजंस, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो बिना किसी संशोधन के पूरी की पूरी गवर्नेंस किधर शिफ्ट हो जाती है? केंद्र की तरफ, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, स्टेट इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल लागू हो रहा हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। तो ये कुछ प्रावधान है, ऐसे बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, नाउ अब आपके दिमाग में अगेन एक क्वेश्चन आना चाहिए। मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि यूनियन की तरफ झुकाव कहाँ पर, कौन से फीचर्स में है, वो डेफिनेटली हम क्लास में करने वाले हैं। सेंटर सुपरसीड क्यों करता है राज्य को? ये क्वेश्चन है, और ऐसा क्यों है कि हमेशा सेंटर सुपरसीड करता है राज्य को? तो भारत जो है वो क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारा, है ना, क्वाजी फेडरल है हम, और हमने इसको समझ भी लिया है। जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तैयार भी थे। उनको पता था कि ये इंटर गवर्नमेंटल डिफरेंसेस आएंगे, ये इश्यूज आएंगे, जो रीजनल पॉलिटी है और जो नेशनल पॉलिटी है उनके बीच में देयर बी यू नो इट इज बाउंड टू हैपन, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, हो सकता है सेंटर में किसी पार्टी ए की सरकार हो, और राज्यों में, इसमें अगर एक ही सरकार है, इस राज्य में अगर एक ही सरकार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पार्टी बी या सी की सरकार है तो थोड़ा यहाँ डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ इश्यूज हो सकते हैं, जो कि हमने देखे भी हैं, बहुत सारी जगहों पर देखे। रिसेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसके लिए भी इस गवर्नमेंट के समय पर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ये डिस्टिंक्शन या एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत
एविडेंट हुआ है, दिखा है हमको, उसके बारे में बात करती हूँ अभी। तो इसका निपटारा करने के लिए हमारे संविधान के जो फोरफादर्स थे, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ऐड किया एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके निवारण के लिए। मतलब जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक, केंद्र और एक से ज्यादा राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो पता था कि ऐसा होगा, उसका सोल्यूशन भी दे दिया, ठीक है, ये किया गया है ना। जो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है 1950 में जो एनविसेज हुआ, उसने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसने कंसोलिडेट कर दिया है नाउ इनटू डिफाइंड पावर्स ऑफ द स्टेट्स। वो अब अडॉप्ट हो भी चुका है कह सकते हैं हम, ठीक। अब इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली थी, 2014 में जब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, जब पावर में आई तो बहुत सारी डिबेट्स, जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर, जीएसटी को लेकर बहुत बवाल हुआ, लिंग्विस्टिक डिवाइड को लेकर बहुत बवाल हुआ, एनईपी के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, लैंड एक्विजिशंस को लेकर इशू हुए, या फिर प्रपोज्ड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर भी इश्यूज हुए, और ये बहुत एविडेंट दिखे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट्स दिखे हैं एक स्ट्रॉन्ग केंद्र और राज्यों के बीच में, जो कि रूल किए जा रहे थे ऑपोजिशन के द्वारा। और अभी भी हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। इस संबंध में व्हाट बेटर देन आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पंडित नेहरू, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक महत्वपूर्ण सदस्य जिन्होंने संविधान बनाने में मदद की, एक तरह से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे। जब इनसे इस बारे में बात की गई है, या फिर इस इशू के बारे में अगर हम बात करें, तो जहां एक्चुअल एग्जिस्टेंस और इंप्लीमेंटेशन की बात आती है ना, एक्चुअली में डिवीजन ऑफ पावर की बात आती है ना, जो फेडरल फीचर का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जब उसकी एग्जिस्टेंस इंप्लीमेंटेशन की बात आती है भारत के लेजिस्लेटिव सिस्टम में, तो उसको लेकर हमेशा से डिबेट रहा है, हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, जब से संविधान बना है तब से। और यहां पर इस इशू को लेकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कुछ कहा था, और आई थिंक यहां पर इनकी ये बात सुनकर हमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि इंटेंट क्या थी स्ट्रॉन्ग सेंटर की, ठीक। तो यहां पर इन्होंने कहा था, कोट अनकोट, इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी। ये हमारे देश के हितों के लिए खतरनाक होगा अगर हमारी जो केंद्र सरकार है वो कमजोर होगी, उसके पास एक एक्स्ट्रा एज नहीं होगा, जो कि इनकेपेबल होगी। अगर वीक सेंट्रल अथॉरिटी है तो वो इनकेपेबल होगी ऑफ इंश्योरिंग पीस नहीं इंश्योर कर पाएगी, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी कॉमन कंसर्न जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर, और ना ही इफेक्टिवली अपनी बात रख पाएगी अपने देश के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मंचों पर। तो इस वजह से we have had a strong center government. फेडरलिज्म है, डिवीजन ऑफ पावर है, पावर्स का बंटवारा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत सारे कारणों की वजह से आवश्यक था, जिसकी वजह से फेडरल फीचर्स तो हमने अडॉप्ट किए ही हैं, लेकिन हमारा केंद्र जो है उसकी तरफ एक टिल्ट, एक झुकाव देखने को मिलता है। केंद्र की तरफ टिल्ट या झुकाव कहां कहां पर दिखता है, ये जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ मेरे प्लस कोर्स में, जहां पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाले समय में। आई होप आपको ये समझ में भी आया हो दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में आया है तो छोटे से 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज हैं, वो देख लेते हैं, जो मैं क्लास में कराने भी वाली हूँ। दिस इज माय प्लान कि मैं जब आपको प्लस कोर्स पढ़ाने वाली हूँ तो आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस, मतलब मैं आंसर राइटिंग भी कराऊंगी। आई विल बी गिविंग यू आंसर राइटिंग एज एन, एकदम से पहले दिन से शुरू नहीं हो जाएगा हाई लेवल की आंसर राइटिंग, नहीं, जस्ट टू मेक यू राइट, कि आप कम से कम लिखना शुरू करें। एंड देन विल बी डूइंग एमसीक्यूज आल्सो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा जहां पर प्रीलिम्स और मेंस
दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। तो आंसर राइटिंग पर भी फोकस होगा और एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उस पर भी फोकस होगा। let's see this question. In the Constitution of India, the term federal term जो है figures in the preamble, figures in part 3 of the Constitution, in Article 368 does not figure anywhere. भारत के संविधान में फेडरल टर्म का इस्तेमाल कहीं पर किया गया है? प्रियम्बल में, भाग 3 में संविधान के आर्टिकल 368 में, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। इसके अलावा जब पार्लियामेंट कानून बनाती है किसी सब्जेक्ट पर स्टेट लिस्ट के, कब बना सकती है? मतलब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर कानून किस स्थिति में बना सकती है? नहीं तो सबके अपने अपने पावर्स दी हुई ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, पर स्टेट लिस्ट पे अगर संसद को कानून बनाना है तो कब बना सकती है? इफ द पार्लियामेंट पासेस अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर पार्लियामेंट, संसद ऐसा एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित कर दे राष्ट्रहित में, अगर सुप्रीम कोर्ट ये नेसेसरी अथॉरिटी दे दे पार्लियामेंट को, ठीक है, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 मेजोरिटी डिक्लेयरिंग दैट द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अंडर कंसिडरेशन इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित हो जाए 2/3 बहुमत से, यानी स्पेशल मेजोरिटी से, ये डिक्लेयर करते हुए कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है स्टेट लिस्ट का, वो महत्वपूर्ण है, नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऐसे में, इस स्थिति में, या फिर इफ द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डिनेंस ट्रांसफरिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट, किस स्थिति में? तो सिंपल है, डिस्कस भी किया था। अगर राज्यसभा ऐसा एक प्रस्ताव पारित कर दे, राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 249 के अंतर्गत। तो बहुत सारे बच्चे ना कई बार ये पूछते हैं कि मैम आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं क्या पढ़ने, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे क्या, आर्टिकल्स कैसे याद करें? तो ट्रस्ट मी, विद ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव, लास्ट 8 years का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो आपको क्लास पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, वो आपको याद करा दिए जाएंगे क्लास पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक आर्टिकल बता दिया 249, ये स्पेशल पावर भी है राज्यसभा की, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। चलिए, सो बिफोर आई वाइंड अप गाइज, पाथफाइंडर पास, जहां पर आपको 24 महीने तक का एक्सेस मिल जाएगा सभी पाथफाइंडर के कोर्सेज में, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10, NDLive10 मेरा कोड है। कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। द कोड इज NDLive10, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। साथ साथ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नंबर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर 9595008800, 9595008800, ये नंबर एक्सक्लूसिव नंबर है आपके सभी डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपने सभी डाउट्स को लेकर, विद रिस्पेक्ट टू द सब्सक्रिप्शन, बैच टाइमिंग्स एक्सेट्रा, वो आपकी रिजॉल्व करा दी जाएंगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर मुझे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, मीट यू ऑल इन द प्लस कोर्स वेरी वेरी सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।